लेक्चर नंबर 67 पार्ट 1 इंड एस 21 इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विद नया इंडेस जिसका नाम है इंडेस 21 इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है अगर वो चेंज हो रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट। इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में सर के द्वारा। 4 पार्ट क्या पार्ट है भाई? पहला अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन ऑपरेशन का हम लोग कैसे अकाउंटिंग करेंगे, एंड ट्रांसलेशन फॉर फॉरेन ऑपरेशन। 4 चीज़। अकाउंटिंग करना सीखो, प्रेजेंटेशन करना सीखो, अगर फॉरेन ऑपरेशन है तो उसको कैसे करना है अकाउंटिंग वो देखना है। चौथा, प्रेजेंटेशन कैसे करना है हमको फॉरेन ऑपरेशन का। ये दोनों फॉरेन ऑपरेशन का बात है, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, पहला अकाउंटिंग कैसे करते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का, फिर अगर फॉरेन ऑपरेशन है तो क्या करते हैं, और अगर फॉरेन ऑपरेशन है तो उसका हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। करेंसी 3 तरीके का होता है, एक फंक्शनल करेंसी, फॉरेन करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी। व्हाट इज फंक्शनल करेंसी? फंक्शनल करेंसी मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी है, दैट इज जो आपका इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, वहाँ का जो करेंसी है वो फंक्शनल करेंसी है। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया का फंक्शनल करेंसी रुपीस है, आपका पाकिस्तान का होगा पाकिस्तानी रुपीस, नेपाल का होगा नेपाली रुपीस, आपका क्या उसको कहते हैं दुबई का होगा उसका दिरहम होगा। तो जो जहाँ का डोमेस्टिक करेंसी होगा उसको कहते हैं फंक्शनल करेंसी। ठीक है, व्हाट इज, ये पहला करेंसी हो गया फंक्शनल। दूसरा होता है फॉरेन करेंसी। व्हाट इज फॉरेन करेंसी? करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी इज नोन एज फॉरेन करेंसी। इंडिया का फंक्शनल करेंसी रुपीस है तो इंडिया का फॉरेन करेंसी क्या हुआ, जो भी इंडिया के करेंसी के अलावा है, जो रुपीस के अलावा है, दैट इज दिरहम, पाकिस्तानी रुपीस, नेपाली रुपीस, या आपका पाउंड्स, या फिर आपका अदर थिंग्स। ओके, परफेक्ट। प्रेजेंटेशन करेंसी तीसरा। व्हाट इज प्रेजेंटेशन करेंसी? भाई जिस करेंसी में तुम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करोगे उस करेंसी को कहते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी। इंडिया का प्रेजेंटेशन करेंसी रुपीस है। अगर कोई फॉरेन कंपनी जैसे कि अमेरिका कंपनी इंडिया में काम कर रहा है तो इंडियन कंपनी प्रेजेंट किस में करेगी, उसका डॉलर्स में प्रेजेंट करेगी, तो उस टाइम उसका प्रेजेंटेशन करेंसी हो जाएगा डॉलर्स। फंक्शनल करेंसी भले ही इंडियन सब्सिडरी का होगा आपका रुपीस, लेकिन प्रेजेंटेशन करेंसी क्या हो जाएगा, डॉलर्स। तो जिस करेंसी में आप दिखाओगे अपना क्या उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, दैट इज प्रेजेंटेशन करेंसी। कितना तरह का करेंसी है? 3 तरीके का, फंक्शनल, फॉरेन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, परफेक्ट। तो चैप्टर का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अगर फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन अगर फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो तो आपको क्या अकाउंटिंग करना होगा, अकाउंटिंग कैसे होगा वो चेक करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। जब भी हमको अकाउंटिंग का बात आए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का, तो सबसे पहला चीज़ अगर तुमको चेक करना है तो वो है कि चेक वेदर द आइटम इज मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम जिसके लिए ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब पहला पार्ट चैप्टर का है अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। जब भी फॉरेन करेंसी का अगर ट्रांजैक्शन होगा और उसका अकाउंटिंग करने आओगे तो सबसे पहले तुमको दिमाग में ये बात रखना है कि अकाउंटिंग से पहले तुमको चेक करना है कि भाई जिस चीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ है वो क्या मॉनेटरी आइटम है या नॉन मॉनेटरी आइटम है, उसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है भाई, हम चेक कर लेंगे कि मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी आइटम है, लेकिन होता क्या है मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम। चलो ठीक है, डेफिनेशन देते हैं मॉनेटरी आइटम का। मॉनेटरी आइटम इज द राइट टू रिसीव या फिर ऑब्लिगेशन टू पे। या तो व्हाट इज मॉनेटरी आइटम? इट इज अ राइट, एक राइट है कि तुम रिसीव करोगे, या फिर कोई ऑब्लिगेशन है कि तुम पे करोगे। किस चीज़ का राइट है या फिर किस चीज़ का ऑब्लिगेशन तुम्हारे पास? राइट टू रिसीव और ऑब्लिगेशन टू पे अ फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी। अगर तुम्हारे पास कोई राइट है कि तुम रिसीव करोगे फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी, या फिर तुम्हारे पास ऑब्लिगेशन है कि तुम पे करोगे फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी, तो ये जो राइट और ये जो ऑब्लिगेशन, अगर ये कोई आइटम अगर ये चीज़ तुमको दे रहा है जहाँ पे तुमको फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी का बात करना है, तो वो आइटम को कहेंगे हम लोग मॉनेटरी आइटम। क्या कहेंगे? मॉनेटरी आइटम। ठीक है, कोई भी आइटम को तुम मॉनेटरी आइटम कब कहोगे? जब वो 2 कंडीशन फुलफिल करता है। पहला, या तो वो राइट टू रिसीव है या ऑब्लिगेशन टू पे। सेकेंड, तुमको फिक्स यूनिट ऑफ करेंसी का बात करेगा वो।
जो भी राइट टू रिसीव है या फिर ऑब्लिगेशन टू पे है वो फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी, फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी, सिर्फ करेंसी का फिक्स्ड यूनिट में अगर बात हो रहा है तब उसको हम लोग कहेंगे क्या, मॉनेटरी आइटम। ठीक है, मॉनेटरी आइटम हम लोग किसको कहेंगे, जहाँ पे या तो राइट टू रिसीव है या ऑब्लिगेशन टू पे है, बट क्या, फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी, फिक्स्ड यूनिट ऑफ क्या, करेंसी, फिक्स्ड यूनिट ऑफ दूसरा कोई चीज़ नहीं। तो अगर ये दोनों चीज़ है तुम्हारे पास तो दैट आइटम इज नोन एज मॉनेटरी आइटम। क्या किसको बोलेंगे मॉनेटरी आइटम, जहाँ पे दो चीज़ फुलफिल हो रहा है, पहला राइट टू रिसीव या ऑब्लिगेशन टू पे है, दूसरा तुम्हारे पास फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी का बात हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट, तो उसको कहेंगे हम लोग मॉनेटरी आइटम। व्हाट इज नॉन मॉनेटरी आइटम, आइटम अदर देन मॉनेटरी आइटम इज नॉन मॉनेटरी आइटम। परफेक्ट, तो व्हाट इज नॉन मॉनेटरी आइटम, अगर डेफिनेशन दे तो या तो वो दोनों में से कोई एक वो फुलफिल नहीं कर रहा है, या तो दोनों नहीं कर रहा है या फिर एक नहीं कर रहा है। हो सकता है वो राइट टू रिसीव या ऑब्लिगेशन टू पे है लेकिन फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी का बात नहीं हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल कि पीपी जो है वो ना ही तुम्हारा राइट है ना ही तुम्हारा ऑब्लिगेशन है पे करने का, तो पहला कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो दैट इज नॉन मॉनेटरी। ट्रेड पेबल्स क्या है, ट्रेड पेबल्स इज एन ऑब्लिगेशन टू पे, ठीक है, पहला कंडीशन फुलफिल, लेकिन व्हाट पे, फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी होगा, ये हो गया मॉनेटरी आइटम। इजी, वेरी इजी। ठीक है, तो हम मेन बता देते हैं कि कौन कौन सा मॉनेटरी आइटम है, कौन सा नॉन मॉनेटरी आइटम है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, क्योंकि यहाँ पे पहला कंडीशन फुलफिल, राइट टू रिसीव है या फिर ऑब्लिगेशन टू पे है, फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी। लोन, अगर तुम लोन लिए हो तो वो ऑब्लिगेशन टू पे है, पहला कंडीशन फुलफिल, क्या पे करना है तुमको, कोई सामान पे करना है, नहीं, फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी, तो हो गया मॉनेटरी आइटम। आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या है, ऑब्लिगेशन है कि राइट है, ऑब्लिगेशन है, लेकिन क्या पे कर रहे हो, सामान की पैसा फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी, फिर से मॉनेटरी है। इनकम टैक्स पेएबल क्या है, ऑब्लिगेशन टू पे, फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी, हाँ भाई फिक्स्ड यूनिट में हमको पे करना होता है, श्योर है कितना पैसा देना है, मॉनेटरी आइटम। डेफर टैक्स है, ऑब्लिगेशन टू पे या राइट टू रिसीव, कुछ नहीं है, ना वो ऑब्लिगेशन टू पे है ना राइट टू रिसीव है, तो वो नॉन मॉनेटरी आइटम है। इनकम टैक्स पेबल मॉनेटरी आइटम, क्योंकि वहाँ श्योर है कि वो पे करना है। डेफर टैक्स, उसमें पे करना है कि राइट है कुछ तो पता नहीं है, तो वो तुम्हारा नॉन मॉनेटरी है, याद रखना। आईटी पेबल मॉनेटरी, डेफर टैक्स नॉन मॉनेटरी। ट्रेड रिसीवेबल मॉनेटरी है, क्यों, क्योंकि वो राइट टू रिसीव है और फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी है। इस ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर अगर कोई प्रोविजन बन रहा है तो उसको भी हम लोग मॉनेटरी बोलेंगे। ठीक है, याद करो, ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर अगर कोई प्रोविजन बन रहा है तो वो भी मॉनेटरी कहलाएगा। ठीक है, याद रखना। ओके, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, ये तुम्हारा एक राइट है कि तुम रिसीव करोगे, तुम पहले कोई एक्सपेंस पे कर चुके हो तो अब तुमको एक्सपेंस जो तुम जैसे कोई चीज़ तुम खरीदे हो तो वो तुम्हारा एक्सपेंस था, जैसे कि तुम्हारा एक्सपेंस हो सकता है, एग्जाम्पल कोई भी चीज़ हो सकता है कि तुम एडवांस में पेमेंट दे दियो किसी को तो तुम प्रीपेड एक्सपेंस कर दियो, लेकिन जब पैसा दियो हो तो तुम उससे रिटर्न पैसा थोड़ी लोगे, उससे तो सामान लोगे। तो राइट टू रिसीव है लेकिन यूनिट ऑफ करेंसी नहीं, यूनिट ऑफ कोई दूसरा चीज, तो दैट इज नॉन मॉनेटरी आइटम। दो कंडीशन में से एक फुलफिल नहीं किया तो प्रीपेड एक्सपेंस नॉन मॉनेटरी आइटम है। ओके, परफेक्ट। डेफर टैक्स तुमको समझ में आ गया। एडवांस इनकम क्या है, तुम्हारा ऑब्लिगेशन टू पे है, तुम पहले ही तुमको पैसा मिल गया लेकिन तुमको ये तुम्हारा ऑब्लिगेशन है कि तुम बाद में कुछ दोगे। क्या दोगे, तुम पैसा के बदले पैसा तो नहीं दोगे, कुछ सामान दोगे, तो ये फिर से तुम्हारा नॉन मॉनेटरी हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो क्या है, मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी आइटम है, सोचो भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारा राइट ऑब्लिगेशन टू पे है, तुम किसी से पैसा लिए हो तो वो तुम उसको शेयर दिए हो, ट्रू। तो एक तो तुम्हारे पास क्या है, ऑब्लिगेशन है कि जब ये शेयर बिकेगा मार्केट में तो तुमको पे करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन टू पे है। लेकिन एक बात बताओ, यूनिट ऑफ करेंसी फिक्स है क्या, फिक्स यूनिट ऑफ करेंसी तो है ही नहीं, श्योर, तब कुछ पता ही नहीं है, नॉमिनल वैल्यू कुछ भी, वो सब फेयर वैल्यू के हिसाब से चलता है, तो यूनिट ऑफ करेंसी फिक्स नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारा मॉनेटरी आइटम नहीं, नॉन मॉनेटरी आइटम है। वैसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो भी नॉन मॉनेटरी आइटम है। परफेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो जब भी हम लोग अकाउंटिंग करने वाले हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का, तो पहले चेक करेंगे कि मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी आइटम है। ठीक है भाई, कर लिए चेक कि मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी। क्या करें चेक करके, ये चेक करने पे तुमको ये पता चलेगा कि तुम अकाउंट कैसे करोगे। अकाउंट करना मतलब क्या, अगर तुम जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किया, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन मतलब जैसे कि तुम बिल्डिंग खरीदा, लेकिन बिल्डिंग इंडिया में ना खरीद के तुम अमेरिका में खरीदा है, ठीक है। तो जिस दिन तुम बिल्डिंग खरीदा उस दिन बिल्डिंग छोड़ो, तुम लोन लिया, तुम अमेरिका से लोन लिया, जिस दिन तुम लोन लिया उस दिन का करेंसी रेट था 80 रुपया। 1 साल के बाद
जैसे कि 100 रुपया लोन लिया तुम, 80 रुपया रेट था, तो तुम अपने बुक्स में दिखाओगे, तुम इंडियन कंपनी तो तुम अपने बुक्स में दिखाओगे 800 का लोन। 1 साल के बाद एक्सचेंज रेट 80 रुपये से 85 हो गया, तो तुम्हारा लोन कितना का हो गया, अब हो गया 100 × 85। तो एक्सचेंज रेट के चेंज होने की वजह से तुम्हारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब 800 से 850 पे दिखाना पड़ेगा, लेकिन कैसे दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, वही अभी हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो भाई पहले चेक कर लो कि मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी आइटम, चेक कर लिए। अब आगे देखो क्या करना है। इनिशियल जब रिकॉर्डिंग करोगे, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करोगे, इनिशियल रिकग्निशन करोगे, तो उस दिन तुमको जो प्रीवेलिंग रेट है मार्केट में, उसी रेट के ऊपर तुमको अकाउंट कर देना है। लोन लिए हो 85 रुपीज़ पे, तो 85 रुपीज़ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दो। घर लिए हो 80 रुपीज़ पे, तो 80 रुपये, जो भी उस दिन का रेट है इनिशियल रिकॉर्डिंग उस पर कर दो, बिना देखे हुए कि मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी। ये भाई जब बिना देखे हमको डालना है कि मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी, हम जो भी रेट था वो लगा दें, तो मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी तुम ढूंढवाया क्यों हमसे फाइंड करवाया ये सब चीज़? लॉजिक है। इनिशियल रिकॉर्डिंग के दिन तुमको नहीं चेक करना है कि मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी, लेकिन जब सब्सिक्वेंट होगा, जब जैसे कि ईयर एंड आएगा, तब तुमको जब रिकॉर्डिंग करना होगा, तब तुमको देखना होगा कि मॉनेटरी कि नॉन मॉनेटरी। अगर मॉनेटरी होगा तो तुमको उस ट्रांजैक्शन को तुमको रीमेजर करना पड़ेगा एट क्लोजिंग रेट। अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन था, जैसे कि तुम लोन लिए थे, वो मॉनेटरी है, तो तुमको ईयर एंड पे उसको फिर से रीमेजर करना पड़ेगा उस दिन का जो क्लोजिंग रेट है। लेकिन वहीं पे अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है तो तुमको रीमेजर करने का ज़रूरत नहीं है। क्या बोले, फिर से बोलो। देखो भाई, अकाउंटिंग का क्वेश्चन आया है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का पहला चेक करो, मॉनेटरी कि नॉन मॉनेटरी। ठीक, परफेक्ट। इनिशियल रिकग्निशन के टाइम तुमको जो रेट दिया हुआ था उस रेट पे कर दो। ठीक, सब्सिक्वेंट जब बात आएगा, ईयर एंड का बात आएगा, तब तुमको चेक करना है कि मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी। अगर मॉनेटरी आइटम है तो उस दिन का जो क्लोजिंग रेट है उस हिसाब से तुमको फिर से रिकॉग्नाइज करना होगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ठीक है। अगर नॉन मॉनेटरी है तो उसको तुमको रीमेजर करने का जरूरत नहीं है। जो भी तुम बुक में रिकॉर्ड किया था, जैसे कि अगर लोन, अगर मान लेते कि लोन छोड़ो, अगर पीपी तो नॉन मॉनेटरी आइटम होता है, हम उसको रिकॉर्ड किया था 80 रुपया पे, ईयर एंड पे करेंसी हो गया 85, तो क्या आप 85 पे करेंगे? नहीं, ये नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो तुमको 85 पे फिर से रिकॉर्ड करने का उसको जरूरत नहीं है। परफेक्ट। तो एक बात क्लियर रखो, अकाउंटिंग का क्वेश्चन है तो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी देखना है। डे 1 कुछ नहीं चेक करना है, जो प्रीवेलिंग रेट उस पर लिख देना है। सब्सिक्वेंट तुम रीमेजर तभी करोगे जब मॉनेटरी आइटम है। नॉन मॉनेटरी आइटम में तो मेजर करने का जरूरत नहीं है, रीमेजर करने का। जो करेंसी, जो कॉस्ट पे चल रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, वही तुमको लिख देना है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, ओके, आ गया समझ में। तो इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो तुमको याद रखना पड़ेगा। क्या है भाई? ऐसा, हम लोग जनरली नॉन मॉनेटरी आइटम को रीमेजर नहीं करते हैं सब्सिक्वेंटली। अभी जस्ट वही बात बोले हैं, मॉनेटरी होगा तो रीमेजर होगा और नॉन मॉनेटरी होगा तो रीमेजर नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा केस है जहाँ पे नॉन मॉनेटरी को भी तुमको रीमेजर करना होगा सब्सिक्वेंटली। कौन सा ऐसा केस है भाई, और ऐसा क्यों है कि अभी तो तुम बोला कि नॉन मॉनेटरी नहीं होता है, अभी क्यों कर रहे हो, बताते हैं उसका लॉजिक। हम लोग जब नॉन मॉनेटरी आइटम को अगर रीवैल्यू कर रहे हैं तब हमको उसको रीमेजर करना पड़ेगा। अगर नॉन मॉनेटरी आइटम रीवैल्यू नहीं हो रहा है तो रीमेजर करने का जरूरत नहीं है, जनरल केस। लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी आइटम अगर रीमेजर हो रहा है, सॉरी रीवैल्यू हो रहा है, नॉन मॉनेटरी आइटम अगर रीवैल्यू हो रहा है तो तुमको रीमेजर करना पड़ेगा। ठीक है भाई, केस तो तुम समझा दिया कि जहाँ पे नॉन मॉनेटरी आइटम रीवैल्यू होगा तो हम वहाँ पे रीमेजर कर देंगे। अदरवाइज अगर वो नॉन मॉनेटरी आइटम अगर रीवैल्यू नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे रीमेजर, जनरल केस। परफेक्ट। लेकिन ऐसा क्यों है भाई? तुम तो बोल रहा था कि नॉन मॉनेटरी आइटम रीमेजर नहीं होता है, बताते हैं उसका लॉजिक। अगर तुम मान लो कि तुम अगर जैसे कि पीपी खरीदे, ठीक है, फॉरेन से खरीदे, तो तुम वो पीपी तुम खरीदे हो मतलब कि $100 दे के, $100 दे के, और उस दिन का करेंसी रेट क्या था? 80 रुपया का पर डॉलर। तो तुम अपने बुक्स में दिखा रहे हो 100 × 80 दैट इज 8,000 रुपये पे। ठीक है, परफेक्ट। लेकिन ईयर एंड पे क्या हो रहा है कि अब उस मशीन का दाम $100 से लेके चेंज होके हो गया है $200। $100 से हो गया है $200। ओके, याद होगा इंडिया 16 में हम लोग पीपी को सब्सिक्वेंटली हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल पे दिखा सकते हैं। अगर ये कंपनी दिखाती है रिवैल्यूएशन मॉडल पे तो उसको $100 से $200 पे दिखाना होगा अपने बुक्स में। वो रिकॉर्ड की थी $100 पे, लेकिन ईयर रिवैल्यू कर रही है तब उसको $200 पे दिखाना होगा। परफेक्ट, ठीक है भाई, दिखाना होगा, दिखा देगा। लेकिन एक बात बताओ,
$100 को मल्टीप्लाई किया था 80 से, तो क्या 200 को भी 80 से मल्टीप्लाई करेगा? नहीं। जिस दिन $200 रीवैल्यू हुआ है उस दिन करेंसी रेट हो सकता है 85 हो जाए, तो एक्सचेंज रेट चेंज हो गया। पहले 80 पे 100 इंटू 80 किया था, अब 200 इंटू 85 करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया तुमको? तो करेंसी एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, तो जैसे ही एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो तुमको रीमेजर करना पड़ेगा। रीमेजर हम लोग कब करते हैं? जब या तो मॉनेटरी आइटम होता है और उसके बाद एक्सचेंज रेट चेंज होता है, तब हम लोग रीमेजर करते हैं। लेकिन जहाँ नॉन मॉनेटरी आइटम होता था वहाँ हम लोग रीमेजर नहीं करते थे, तुमको पता है। लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम को हम लोग रीवैल्यू कर रहे हैं, तो जब रीवैल्यू कर रहे हो तो तुमको उसको रीमेजर करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज हुआ है और तुम रीवैल्यू भी कर रहे हो, इसलिए तुमको करना पड़ेगा क्या? रीमेजर। ठीक है, ठीक। एक समरी हम शायद बोलना भूल गए हैं। मॉनेटरी आइटम अभी सब्सिक्वेंट का बात करें, इनिशियल में तो जो प्रिवेलिंग रेट है उसी पे करेंगे, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। अगर सब्सिक्वेंट का बात कर रहे हैं और मॉनेटरी आइटम है तो तुम उसको रीमेजर करोगे, लेकिन रीमेजर कौन से वैल्यू पर करोगे? जो क्लोजिंग रेट है, जो ईयर एंड का वैल्यू है, उस रेट पे तुम रीमेजर करोगे। किसको? मॉनेटरी आइटम को। लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है तो जनरली वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट उसको रीवैल्यू नहीं करते हैं, और सब्सिक्वेंटली नॉन मॉनेटरी आइटम को रीमेजर नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही नॉन मॉनेटरी आइटम रीवैल्यू हुआ है तो हम लोग उसको रीमेजर करेंगे। रीमेजर कौन सा रेट पे करेंगे? मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे किया था, तो इसको किस पे करेगा? इसको करेगा द रेट विच इज ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। जिस दिन रीवैल्यू कर रहे हो ना, उस दिन जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर तुमको रीमेजर करना पड़ेगा। तो इनिशियल ट्रांजैक्शन प्रीवेलिंग रेट पे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा, और मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अगर तुम्हारा नॉन मॉनेटरी आइटम है तो जनरल केस में तुमको रीमेजर करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन हुआ है तो कौन सा रेट पे तुम उसको रीमेजर करोगे? द रेट ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। ओके, परफेक्ट। आगे समझ में? ठीक है भाई। तुम एक बात बताओ, तुम रीमेजरमेंट बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय रीमेजरमेंट? अबे गधे, व्हाट डू यू मीन बाय रीमेजरमेंट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सा लॉजिक है यार। $100 का सामान खरीदे तो 80 रुपये के हिसाब से तुम 8,000 लिखे थे। अब $100 से अब 80 रुपये से 85 पे हो गया, तो $100 इंटू 85 करना पड़ेगा। तो अगर जैसे कि तुम लोन लिए थे, तो लोन तुम अपने बुक्स पे रिकॉर्ड किए तो 8,000 पे, अब वो 80 से 85 पे हो रहा है, तो लोन तुम्हारा अब 8500 का दिखना चाहिए। तो इस लोन को तुम 8,000 से 8500 पे दिखाओगे, दिस इज रीमेजरमेंट। तो भाई लोन को हम 8,000 से 8,500 पे कैसे दिखाएं? लोन बढ़ रहा है तो लोन को कैसे बढ़ाएंगे? टू लोन्स, क्योंकि क्रेडिट करना है, टू लोन अकाउंट। डेबिट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे तुम्हारा P&L अकाउंट, तो एंट्री क्या होगा? P&L अकाउंट डेबिट टू लोन। इससे तुम्हारा लोन का वैल्यू बढ़ गया। और ये जो P&L को डेबिट किया, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा एक्सचेंज लॉस है, तो P&L ब्रैकेट एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन्स, और लोन भी तुम्हारा बढ़ गया, लोन रीमेजर हो गया तुम्हारा। परफेक्ट। तो जब भी रीमेजरमेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? P&L अकाउंट का यूज करते हैं। परफेक्ट। अगर जैसे कि लोन है और तुम्हारा करेंसी रेट ऊपर चला गया तो एक्सचेंज लॉस हो गया, तो P&L टू लोन कर देंगे। अगर ट्रेड रिसीवल था, तुम्हारा कोई डेटर था दूसरे कंट्री में, जिस दिन डेट दिए थे उस दिन 80 रुपये लोन था, 80 रुपये का दाम था, अब ईयर एंड पे 85 हो रहा है, तो तुम्हारा वैल्यू बढ़ रहा है तुम्हारा डेटर का, तो डेटर अकाउंट डेबिट कर देंगे और ट्रेड क्या करेंगे? टू P&L। ये हो गया एक्सचेंज गेन। आगे बात समझ में? तो जब भी हम लोग रीमेजर करते हैं तो P&L का यूज करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। जब भी रीमेजर करेंगे हम लोग तो P&L का यूज करेंगे। क्लीन। ओके। और हम लोग रीमेजर किसको करते हैं? जनरली हम लोग मॉनेटरी आइटम को रीमेजर करते हैं। जनरली मॉनेटरी आइटम रीमेजर होता है, नॉन मॉनेटरी आइटम नहीं होता है रीमेजर, सिर्फ रीवैल्यूएशन होगा तब रीमेजर होगा। परफेक्ट। तो भाई जब मॉनेटरी जनरली क्या हुआ? जनरली मॉनेटरी आइटम रीमेजर होता है, और जनरली जब रीमेजर होता है तो हम लोग P&L यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ भी है, जैसे कि वहाँ पे एक एक्सेप्शन था कि नॉन मॉनेटरी जनरली नहीं होता था रीमेजर, लेकिन एक केस में रीमेजर हो रहा था। वैसे यहाँ पे है कि जनरली एक्सचेंज वाला जो भी गेन या लॉस वो P&L में जाएगा, लेकिन एक ऐसा केस है जहाँ पे एक्सचेंज गेन लॉस P&L में नहीं जाएगा। कौन सा ऐसा केस है भाई? ये सेम केस है। क्या केस? जहाँ पे रीवैल्यूएशन होगा ना, वहाँ का एक्सचेंज गेन लॉस तुम्हारा नहीं जाएगा उसमें P&L में, वो जाएगा OCI में। क्यों? कैसे? क्या? देखो भाई, जनरली एक्सचेंज गेन लॉस P&L में जाएगा, और जनरली एक्सचेंज गेन लॉस कब होता है? मॉनेटरी आइटम के रीमेजरमेंट में।
ठीक है, नॉर्मल, ये बात तुमको याद रखना है। जनरल दो चीज़ याद रखना है, जनरली मॉनेटरी आइटम रीमेजर होता है और मॉनेटरी आइटम रीमेजर पे एक्सचेंज गेन और लॉस जो भी होगा कहाँ जाएगा, P&L में। मॉनेटरी आइटम रीमेजर P&L में जाएगा, ठीक। एक्सेप्शन, नॉन मॉनेटरी आइटम कब रीमेजर होगा, जब रीवैल्यू हुआ है, ठीक है, और जैसे ही रीवैल्यू होगा तो जो भी एक्सचेंज गेन लॉस होगा वो P&L में जाके OCI में जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। जनरल केस में मॉनेटरी आइटम रीमेजर होगा और P&L में जाएगा एक्सचेंज गेन लॉस। एक्सेप्शनल केस में नॉन मॉनेटरी आइटम भी रीमेजर होगा, लेकिन कब, जब वो रीवैल्यू हुआ है, और नॉन मॉनेटरी आइटम के ऊपर जब रीमेजर कर रहे हो तो जो भी एक्सचेंज गेन लॉस होगा वो कहाँ जाएगा, वो P&L में जाके OCI में जाएगा, ठीक है, परफेक्ट, याद हो गया हमको, ठीक है, ओके। इसको लेके सर एक एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल पेज नंबर 274 पे है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी। हम ट्रांजैक्शन को हम बोले थे 4 पार्ट में डिवाइड करना चैप्टर को, अकाउंटिंग और प्रेजेंटेशन, फॉरेन ऑपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन और फॉरेन ऑपरेशन। तो सर पहला जो हम जिसको अकाउंटिंग बोले हैं सर उसको बोले हैं ट्रांजैक्शन, तो तुम याद रखना उसको अकाउंटिंग इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। अजय लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसका फंक्शनल करेंसी रुपीस है, ठीक। फंक्शनल करेंसी मतलब इंडियन कंपनी है तो उसका फंक्शनल करेंसी रुपीस होगा। अजय जो है वो परचेज करा एक मशीनरी $1,00,000 का, फॉरेन करेंसी हो गया, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो गया क्योंकि डॉलर आ गया, ठीक है। अजय परचेज करा मशीनरी वर्थ $1,00,000 ऑन क्रेडिट पे खरीद रहा है, ठीक। रेट ऑन जिस दिन खरीद रहा है उस दिन 75 रुपया का है, ईयर एंड पे 80 रुपया पर डॉलर हो रहा है, तो तुमको अकाउंटिंग करना है इसका। तुम अकाउंटिंग कैसे करोगे, किस चीज़ का अकाउंटिंग करना है, तुमको अकाउंटिंग करना है ये मशीन जो खरीदा है उसका, ठीक है भाई, कर देते हैं, क्या ही खास है। पहला चीज़ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। कैसे तुम मान लिया कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या है लॉजिक इसके पीछे, फंक्शनल करेंसी को छोड़ के दूसरे करेंसी में जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तब उसको कहते हैं हम लोग फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। याद रखना, जो फंक्शनल करेंसी है उस करेंसी में ट्रांजैक्ट ना करके फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्ट हो रहा है तो दैट इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। यहाँ का फंक्शनल करेंसी क्या है, रुपीस, ट्रांजैक्ट किस में कर रहा है, डॉलर्स में, तो दिस इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन हम बोल रहे हैं, ये भी सिंपल लग रहा है, बाद में इंपॉर्टेंट आएगा कि फंक्शनल करेंसी जो कंपनी का जो फंक्शनल करेंसी है उसमें वो कंपनी ना करके ट्रांजैक्ट करके फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्ट कर रही है तब आएगा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ठीक है। ठीक है भाई, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो गया और हमको करना क्या है, अकाउंटिंग करना है। तो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अकाउंटिंग, ठीक है। जैसे ही अकाउंटिंग का बात आए तो दिमाग में आना चाहिए कि तुमको पहले चेक करना है कि मॉनेटरी कि नॉन मॉनेटरी, ठीक है। क्या खरीद रहा है, मशीनरी। मशीनरी क्या है, मॉनेटरी कि नॉन मॉनेटरी, मशीनरी नॉन मॉनेटरी है, लेकिन किस पे खरीद रहा है, क्रेडिट पे खरीद रहा है। तो एंट्री क्या दिया होगा, मॉनेटरी मशीन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल्स। तो मशीन तुम्हारा है नॉन मॉनेटरी लेकिन ट्रेड पेबल्स क्या है, मॉनेटरी, ठीक है। इनिशियली अब तुम पता कर लिए कि मॉनेटरी का नॉन मॉनेटरी तुम पता कर लिया, हो गया। दूसरा क्या चेक करना था तुमको, ये चेक करना था कि सब्सिक्वेंट मेजर में पहले चेक कर लिया मॉनेटरी का नॉन मॉनेटरी कर लिया। अब अकाउंटिंग आओगे तो अकाउंटिंग में इनिशियली तुमको नहीं पता करना है कि नहीं, तुमको देखना है कि मॉनेटरी का नॉन मॉनेटरी जो भी प्रिवेलिंग रेट था उस पर हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे इनिशियली। लेकिन जब सब्सिक्वेंट का बात आएगा तब चेक करेंगे कि मॉनेटरी का नॉन मॉनेटरी, हमारे पास मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी भी है, ठीक है। तो हम लोग वैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले डे 1 का ट्रांजैक्शन करते हैं। डे 1 क्या है, इनिशियल ट्रांजैक्शन। इनिशियल ट्रांजैक्शन हम लोग किस पे रिकॉर्ड करते हैं, जो भी प्रीवेलिंग मार्केट रेट है, बिना चेक किए कि मॉनेटरी का नॉन मॉनेटरी। तो मार्केट रेट क्या था, 75, ठीक है। तो $1,00,000 इंटू 75 करेंगे तो 75 लाख पे इनिशियली रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन जब सब्सिक्वेंट मेजर का बात हुई है तो ईयर एंड आ गया, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ईयर एंड है, तो ईयर एंड पे हम लोग किस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो देखना पड़ेगा कि मॉनेटरी कि नॉन मॉनेटरी। हमारा कौन सा आइटम है मॉनेटरी, हमारा है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हमारा मॉनेटरी है। तो मॉनेटरी आइटम को ईयर एंड पे सब्सिक्वेंट क्या करना होता है, क्लोजिंग रेट पे हमको अति करना होता है, क्या उसको कहते हैं, रीमेजर करना होता है। क्लोजिंग रेट कितना है, 80। तो ट्रेड पेबल्स को 80 पे दिखाना होगा, किस पे रिकॉर्ड है, 75 पे, मतलब 5 रुपये से उसको बढ़ाना होगा। तो 2 ट्रेड पेबल्स क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट में क्या जाएगा, P&L, एक्सचेंज लॉस P&L अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा ट्रेड पेबल्स। तो तुम्हारा ट्रेड पेबल्स हो गया रीमेजर। तो मॉनेटरी आइटम तुम रीमेजर कर दिए, नॉन मॉनेटरी आइटम मशीन था उसको रीमेजर करना पड़ेगा। नहीं भाई, नॉन मॉनेटरी आइटम जनरल केस में रीमेजर नहीं होता है, हाँ, लेकिन जहाँ रीवैल्यूएशन होगा वहाँ रीमेजर होगा। यहाँ रीवैल्यूएशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो रीमेजर नहीं करेंगे। परफेक्ट। इस क्वेश्चन को हम फिर से अपना टर्म से समझाते हैं, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन आया तुम्हारा अकाउंटिंग का, तो तुमको चेक करना है कि मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी। ठीक है, चेक कर लिए, ओके। फिर देखो, फिर कुछ नहीं, इनिशियल रिकॉर्ड करोगे तो प्रीवेलिंग रेट पे, सब्सिक्वेंट रेट पे जैसे ही आओगे, जैसे ही सब्सिक्वेंट रेट पे आओगे तब चेक करना है कि मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी है तो क्लोजिंग रेट पे तुमको कंपल्सरीली तुमको रीमेजर करना पड़ेगा। अगर नॉन मॉनेटरी है तो तुमको कोई कंपल्सन नहीं है कि तुम उसको रीमेजर करो, लेकिन वहाँ अगर नॉन मॉनेटरी का रीवैल्यू होगा तो तुमको करना पड़ेगा रीमेजर। ठीक है, फिर से हम चेंज कर रहे हैं। अकाउंटिंग का क्वेश्चन आया, जैसे ही अकाउंटिंग का क्वेश्चन आया तो दिमाग में मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी रखना बस। ठीक, फिर इनिशियली प्रीवेलिंग रेट पे कर लो। और सेकंड, दो ही केस, क्वेश्चन आया अकाउंटिंग का, दिमाग में रखना, बस दिमाग में रखना मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी है। इनिशियली रिकॉर्ड कर लेना प्रीवेलिंग रेट पे, जैसे ही सब्सिक्वेंट का बात आएगा तब देखना कि मॉनेटरी कौन है और नॉन मॉनेटरी कौन है। मॉनेटरी को करना रीमेजर, नॉन मॉनेटरी को रीमेजर नहीं करना। नॉन मॉनेटरी को रीमेजर तभी करना जब रीवैल्यूएशन हुआ है। ओके ओके, उसी का सर आगे ये जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाया उसका एक बैलेंस शीट सर दिए हुए हैं कि देखो मशीन 75 लाख पे इनिशियल रिकॉर्ड किए थे, ईयर एंड पे भी 75 लाख पे ही है, लेकिन जो ट्रेड पेबल्स है वो हम 75 लाख पे रिकॉर्ड किए, तभी वो दिख रहा है कितना 80 लाख पे। क्यों दिख रहा है? क्योंकि 5 लाख का एक्सचेंज लॉस हुआ है, वो देखो P&L में दिख रहा है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ये जो P&L का जो भी आइटम होता है वो लास्ट में कहा जाता है, प्रॉफिट लॉस का जो भी नेट लॉस होगा या नेट प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाता है? वो जाता है अदर इक्विटी में। तो जो एक्सचेंज लॉस है वो इनडायरेक्टली कहाँ जा रहा है? तुम्हारा अदर इक्विटी में। ठीक है, ये बात याद रखना। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, आ गया समझ में। और क्या है आगे? हाँ, तो आगे एक समरी दी है पेज 275 एंड और 276 पे, वही कि इनिशियली तुमको रिकॉर्ड करना है किस पे? प्रीवेलिंग रेट पे। सब्सिक्वेंट तुम जब रिकॉर्ड करने जाओगे तो चेक करोगे मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी, और वैसे कर लोगे। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। जनरली एक्सचेंज डिफरेंस P&L में जाता है, लेकिन एक ही ऐसा केस है कि वो P&L में जाके OCI में जाएगा। कब ऐसा होता है? जब एक एक्सेप्शन आता है, क्या? रीवैल्यूएशन हुआ है। रीवैल्यूएशन का ही गलती है, जहां रीवैल्यूएशन हुआ जनरली नॉन मॉनेटरी नहीं रीमेजर होता था, रीवैल्यूएशन हुआ अब उसको मेजर करो। जनरली एक्सचेंज डिफरेंस P&L में जाता था, अभी रीवैल्यूएशन हुआ है उसको OCI में भेज दो, बस ये है। परफेक्ट परफेक्ट, एकदम ठीक है। एग्जाम्पल 274 हो गया। ठीक है, चलो एक और बात समझो। अभी हम क्या तुमको बोले कि जैसे ही अगर तुम्हारा नॉन मॉनेटरी आइटम रीवैल्यू होता है तो तुमको रीमेजर करना होता है। परफेक्ट परफेक्ट, एक एग्जांपल लेते हैं। 1 जनवरी को हम लोग $100 का क्या किए हैं? लोन लिए हैं। ठीक है, ओके, छोड़ो लोन नहीं लिए हैं, हम लोग लोन दिए हैं, बहुत लोन ले लिया, हम लोग लोन देते हैं। तो हम लोग 1 जनवरी को $100 का लोन दिए हैं एट द रेट ₹10। ठीक है, तो अपने बुक्स में हम कितना पे दिखाएंगे? 1000 रुपया पे। ठीक है, ईयर एंड में पता चल रहा है कि हम लोग ये जो लोन है, छोड़ो लोन नहीं, क्वेश्चन ही नहीं, गलत बैठ जाएगा। हम अभी तुमको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में क्या समझाना चाहते हैं? रीवैल्यूएशन का चीज़। तो रीवैल्यूएशन किसको होता है? PPE को। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि PPE हम लोग खरीदे हैं, तो उस दिन जब खरीदे तो उसका वैल्यू था $100 और एक्सचेंज रेट था 10 रुपया, तो हम अपने बुक्स पे दिखा रहे थे 1000 पे। ठीक है, और हम फॉलो करते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल, तो सब्सिक्वेंटली हम अपने मशीन को रीवैल्यू करना चाहते हैं। जब रीवैल्यू करने गए तो पता चला उसका फेयर वैल्यू अब $100 से हो गया है $200 और एक्सचेंज रेट 10 रुपये से हो गया 12 रुपया। तो इनिशियली हम रिकॉर्ड किए थे 100 × 10 दैट इज 1000। अब सब्सिक्वेंटली हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं 200 × 12 2400 रुपया पे। तो 1000 पे रिकॉर्ड किए थे, अब उसको 2400 पे दिखाना चाहते हैं क्योंकि रीवैल्यू हो रहा है। तो हमारे पास टोटल गेन कितना का हो रहा है? हमारे पास गेन हो रहा है 1400 रुपये का। तो एक बात बताइए, जो गेन हुआ है वो फेयर वैल्यू की वजह से गेन हो रहा है सिर्फ? क्या नहीं, सिर्फ फेयर वैल्यू की वजह से थोड़ी चेंज इतना गेन हो रहा है। फेयर वैल्यू चेंज हो रहा है $100 से $200, श्योर, सही बात है, लेकिन 100 को मल्टीप्लाई किए 10 से और 200 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, तो एक्सचेंज रेट भी तो चेंज हो रहा है। तो जो 1400 रुपये का जो गेन है that is not just fair value change, that is not just revaluation change। तो ये जो 1400 का जो गेन है उसमें कुछ अमाउंट रिवैल्यूएशन की वजह से चेंज आया है और कुछ अमाउंट एक्सचेंज रेट की वजह से चेंज आया है। तो भाई अब हम कैसे निकालें कि कितना अमाउंट फेयर वैल्यू की वजह से, फेयर वैल्यू चेंज की वजह से गेन हुआ है और कितना अमाउंट एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से गेन हुआ है? बहुत ईजी है भाई। फेयर वैल्यू क्या चेंज हुआ है? $100 से $200 पे आया है।
तो हमारे पास फेयर वैल्यू कितना का चेंज है, $100 का। लेकिन $100 तो हम लोग नहीं दिखा सकते, गेन रुपीज़ में है, तो डॉलर को हम रुपीज़ में कैसे चेंज करें भाई? हम फेयर वैल्यू चेंज का बात करें सिर्फ, कि हमारा फेयर वैल्यू अगर चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ, तो $100 से $200 पे चेंज हो रहा है, ठीक, तो $100 का चेंज। लेकिन अगर रेट चेंज नहीं होता तो हमको पता चल जाता है कि सिर्फ फेयर वैल्यू की वजह से कितना चेंज हो रहा है। तो फेयर वैल्यू कितना चल रहा है, $100। अगर हम लोग मानते हैं कि एक्सचेंज रेट सेम होता है, एक्सचेंज रेट क्या, पहला जिस दिन खरीदे थे $10 पे, तो 100 × 10 करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम 1000 रुपया आउट ऑफ 1400 का गेन, 1000 का गेन इज जस्ट बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू चेंज। सिर्फ फेयर वैल्यू अगर चेंज होता, करेंसी चेंज नहीं होता, तो तुम्हारे पास कितना गेन होता, 1000 रुपया का। और अगर फेयर वैल्यू चेंज नहीं होता, सिर्फ एक्सचेंज रेट चेंज होता, तो कितना 1400 में कितना चेंज हुआ एक्सचेंज रेट की वजह से, 10 से 12 आया है। और हमारा क्या उसको कहते हैं, 10 से 12 आया है। और हमारा जो अथी है फॉरेन करेंसी, क्या उसको बोलते हैं, फेयर वैल्यू है, वो कितना हो गया, 200। तो 200 × 2 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 400। फेयर वैल्यू चेंज होने की वजह से कितना गेन हुआ है वो तुम अच्छा से निकाल सकते हो कि फेयर वैल्यू जो भी चेंज हुआ है, और अगर फॉरेन करेंसी चेंज नहीं होता तो। लेकिन जब तुम देखने आओगे कि एक्सचेंज रेट की वजह से कितना गेन हो रहा है, उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम बोलोगे कि भाई 10 से 12 पे आया है तो 2 का चेंज आया है, तो एक्सचेंज रेट सिर्फ देखेंगे कि 2 का चेंज, हम लोग नहीं देखेंगे कि फेयर वैल्यू 100 से 200 हुआ है, इसलिए 2 × 100 करना चाहिए था हमको। लेकिन सर यहाँ पे क्या होता है, 200 × 2 करना पड़ेगा, सॉरी हाँ 2 × 200 फॉरेन एक्सचेंज जो नया फेयर वैल्यू उसे करना होगा। तो उसका लॉजिक हमको नहीं पता, इसलिए सर एग्जाम्पल क्या, सर अच्छा सा ट्रिक क्या दिए, बहुत ईजी है भाई। सिर्फ देखो फेयर वैल्यू चेंज की वजह से कितना गेन चेंज हुआ है, कितना गेन हो रहा है, वो तुम निकाल दोगे आराम से, वैसे निकाल दो। और जो भी डिफरेंस बचेगा, जैसे कि 1400 में से 1000 हमको निकला था फेयर वैल्यू चेंज कर से, तो बैलेंस फिगर 400, वो तुम्हारा चला गया किसमें, तुम्हारा एक्सचेंज रेट की वजह से, चेंज की वजह से। तो तुमको ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, फेयर वैल्यू की वजह से जो भी चेंज हुआ तुम ईजी से निकाल सकते हो। समझे, समझ गए? तो भाई तुम एक इतना सारा जो ज्ञान दिया, क्यों ज्ञान दिया, इसका लॉजिक क्या है, बताते हैं उसका लॉजिक क्या है। कि भाई मेरे जब भी तुम रीवैल्यू कर रहे हो तो तुम्हारा कुछ गेन हो रहा है, लेकिन वो जो 1400 का जो गेन हो रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट चेंज, या फिर इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू चेंज। तो तुम सीधा P&L अकाउंट डेबिट एक्सचेंज गेन, P&L अकाउंट डेबिट एक्सचेंज लॉस टू PP नहीं कर सकते हो, या फिर वो नहीं कर सकते हो सीधा कि तुम एक्सचेंज गेन का एक्सचेंज या फिर फेयर वैल्यू का। तो तुमको बाइफर्केट करना होगा कि फेयर वैल्यू से कितना चेंज हो रहा है और तुम्हारा एक्सचेंज की वजह से कितना चेंज हो रहा है। इसीलिए हम लोग ये निकालते हैं, पहले टोटल गेन निकाल लो फेयर वैल्यू चेंज होने की वजह से, फेयर वैल्यू और मतलब जो भी चेंज हुआ है रीवैल्यूएशन से जो भी चेंज हुआ है, पहले उसका गेन लॉस निकाल दो। फिर इसमें से पता करो कि फेयर वैल्यू चेंज होने से कितना गेन लॉस हो रहा है और तुम्हारा एक्सचेंज की वजह से कितना चेंज हो रहा है। ओके अगर फेयर वैल्यू से कि 1400 का गेन हो रहा है, तो हम लोग 1400 का गेन मतलब PP का वैल्यू बढ़ रहा है, तो हम लोग एंट्री क्या देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू OCI रीवैल्यूएशन, तो OCI में जाएगा, तो आ जाएगा मशीन टू OCI तुम्हारा 1000। एक्सचेंज रेट में भी तुम्हारा गेन हो रहा है, 1400 टोटल गेन है, 1000 का गेन, उधर 400 का गेन, तो इसमें फिर से गेन हो रहा है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, P&L करोगे। अभी तुमको बताए थे भाई जनरली एक्सचेंज P&L में जाता है, लेकिन एक्सचेंज रेट का डिफरेंस P&L में जाता है, लेकिन एक ऐसा केस है कि एक्सचेंज रेट का डिफरेंस P&L में जाएगा, वो जाएगा OCI में। कब ऐसा होता है, जब रीवैल्यूएशन होता है। तो यहाँ पे जैसे ही रीवैल्यूएशन हुआ तो अब यहाँ पे जो मशीन टू P&L में जाके क्या जाएगा, मशीन टू OCI। मशीन टू OCI क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे रीवैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट, एकदम करेक्ट। ठीक है, ओके। तो अगर हम फिर से अभी समराइज करें, क्वेश्चन अगर अकाउंटिंग का है तो बस दिमाग में रखो मॉनेटरी के नॉन मॉनेटरी। इनिशियली प्रिवेलिंग रेट पे रिकॉर्ड कर लो, सब्सिक्वेंटली चेक करो मॉनेटरी के नॉन मॉनेटरी। जो मॉनेटरी होगा उसको रीमेजर करना क्लोजिंग रेट पे, नॉन मॉनेटरी को रीमेजर नहीं करना। लेकिन एक ही ऐसा केस है जब नॉन मॉनेटरी को रीमेजर करते हैं, कब, जब वो रीवैल्यू हो रहा है। ठीक, ओके। एक्सचेंज डिफरेंस जनरली जाता है P&L में। एक ऐसा केस है कि वो P&L में जाके वो जाएगा OCI में। कौन सा ऐसा केस है, जब हम लोग रीवैल्यू कर रहे हैं, जब रीवैल्यू करेंगे तो OCI में जाएगा। ठीक है, परफेक्ट, याद कर लो। ठीक है, जनरली नॉर्मल तुमको समझ में आ गया, रिवैल्यूएशन की वजह से तुमको समझ में आ गया। एक और चीज़, अभी हम जो OCI उसे बार बार बोल रहे हैं कि रीवैल्यू होगा तो OCI में जाएगा, रीवैल्यू होगा तो OCI में जाएगा। रीवैल्यू हुआ तो मशीन को डेबिट करना होगा, मशीन टू OCI 1000 से, और
एक्सचेंज मशीन टू एक्सचेंज गेन OCI में जाएगा। ये सिर्फ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनरली OCI में जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरा आइटम है जिसका रिवैल्यूएशन OCI में जाके P&L में जाएगा, मशीन जनरली OCI में जाएगा, लेकिन कोई दूसरा आइटम जिसका OCI में जाके कहीं और चल जाए, तो अगर जैसे कि उसका अगर जा रहा है P&L में, अगर कोई आइटम है उसका रिवैल्यूएशन वो P&L में जाएगा, तो उसका जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो भी P&L में जाएगा। तो याद रखना, जनरली अगर रिवैल्यूएशन हुआ तो OCI में जाएगा हर चीज़, उसका रिवैल्यूएशन भी और उसका एक्सचेंज रेट भी, ठीक। लेकिन अगर कोई ऐसा आइटम है जिसको रिवैल्यूएशन पे वो OCI में नहीं जाएगा, तो उसका जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो उसी में जाएगा जहाँ पे उसका रिवैल्यूएशन गया है। सर एक लाइन में क्या बोले थे कि मेरे भाई जहाँ पे रिवैल्यूएशन का सामान जाएगा ना, जैसे रिवैल्यूएशन हुआ है तो अगर OCI में जाएगा तो उसका एक्सचेंज डिफरेंस भी P&L में जाएगा, OCI में जाएगा तो OCI में जाएगा, ठीक है, बस याद रखना। परफेक्ट। ओके, अगर हम अभी तक का अगर समरी दें तो तुमको पहले पता करना है कि क्वेश्चन किस चीज़ का, अकाउंटिंग का है, प्रेजेंटेशन का है, या फिर फॉरेन ऑपरेशन है, या फिर उसका प्रेजेंटेशन है। तो अभी तक पढ़े अकाउंटिंग का, तो अगर अकाउंटिंग का तो दिमाग में रखना है मॉनेटरी का नॉन मॉनेटरी, बस। उसके बाद यार सब्सिक्वेंट तुमको देखना है, ठीक है, परफेक्ट। आगे का डिफरेंस, बस ख़त्म। एक और चीज़ दिमाग में याद रखना कि अगर तुम्हारा कोई नॉन मॉनेटरी आइटम था, वो अगर तुम रीवैल्यू कर रहे हो तो तुमको रीमेजर करना होता है। तो जब रीमेजर करोगे तो सारा अमाउंट एक्सचेंज गेन या लॉस में नहीं जाएगा, उसका वो रीमेजर हो रहा है क्योंकि फेयर वैल्यू चेंज हुआ है। तो जब भी फेयर वैल्यू चेंज हो रहा है, जैसे रीवैल्यूएशन होगा, तो जैसे रीवैल्यूएशन होगा, भले ही नॉन मॉनेटरी आइटम है, और नॉन मॉनेटरी आइटम जनरली रीमेजर नहीं होता है, लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम रीवैल्यू होगा तो रीमेजर होगा। ट्रू, क्लियर, तुम कर दोगे। लेकिन रीमेजर करोगे तो सारा डिफरेंस तुम्हारा P&L में जाएगा। क्यों? क्योंकि रीमेजर सिर्फ तुम्हारा एक्सचेंज की वजह से नहीं हो रहा है, एक्सचेंज रेट की वजह से नहीं हो रहा है, फेयर वैल्यू चेंज की वजह से हो रहा है। तो जैसे ही तुम्हारा रीवैल्यूएशन होगा तो दो चीज़ याद रखना, पहला कि भले ही नॉन मॉनेटरी आइटम है तुमको रीमेजर करना है, और रीमेजर करोगे तो सब कुछ एक्सचेंज डिफरेंस तुम्हारा एक्सचेंज डिफरेंस में नहीं जाएगा, तुम्हारा फेयर वैल्यू चेंज में भी जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। ओके, अब है एक इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्या है भाई इलस्ट्रेशन नंबर 12? देखते हैं, पेज नंबर 12.9 पे है। ओके, क्या है भाई 12.9? 12.9, हाँ। 29 जनवरी 2011 ए लिमिटेड परचेज मशीनरी $5,000 फ्रॉम USA ऑन क्रेडिट बेसिस। $5,000 का सामान मशीन खरीदा है, नॉन मॉनेटरी आइटम खरीदा है $5,000 का, ठीक, क्रेडिट बेसिस पे, मतलब ट्रेड पेबल्स। ओके, ट्रेड पेबल्स मॉनेटरी, मशीन नॉन मॉनेटरी, ठीक है, मशीन है। ए लिमिटेड फंक्शनल करेंसी इज रुपीज़, ए लिमिटेड का फंक्शनल करेंसी रुपीज़ है। अगर ए का फंक्शनल करेंसी रुपीज़ है और ट्रांजैक्शन डॉलर्स में हो रहा है, मतलब ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बोले थे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर वक्त याद रखना। फॉरेन करेंसी पहले देखो उस कंपनी का, फिर ट्रांजैक्शन देखो। अगर ट्रांजैक्शन फंक्शनल करेंसी में तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल अकाउंटिंग करना है, कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं देना है, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा क्योंकि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज रेट तुमको दिया हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 31 मार्च 11 5,500। देखो रीवैल्यूएशन हो रहा है, अब भले ही मशीन नॉन मॉनेटरी आइटम है, लेकिन अब इसको भी तुमको रीमेजर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रीवैल्यू हो रहा है, ठीक। और बोले थे जैसे ही रीवैल्यू होता है तो दो चीज़ तुमको याद रखना, भले ही नॉन मॉनेटरी है तुमको उसको रीमेजर करना पड़ेगा, और रीमेजर करने पे सारा अमाउंट एक्सचेंज डिफरेंस तुम्हारे एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से नहीं जाएगा, उसमें फेयर वैल्यू चेंज भी होगा। तो दो चीज़ याद रखना, ठीक। फिर से बोल रहे हैं, हम शायद ठीक से नहीं समझाए हैं, अच्छा से याद करने के लिए बोल रहे हैं भाई। जब भी क्वेश्चन में बोले कि रीवैल्यू हो रहा है तो देखना, अगर नॉन मॉनेटरी है तो नॉन मॉनेटरी को तुमको रीमेजर करना पड़ेगा। दूसरा बोला है रीवैल्यूएशन हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन का जो भी गेन लॉस हो रहा है वो पूरा तुम्हारा एक्सचेंज डिफरेंस नहीं है, उसमें दो कंपोनेंट है, एक एक्सचेंज डिफरेंस भी है और एक फॉरेन फेयर वैल्यू चेंज भी है, तो उसको याद रखना, ठीक। तो यहाँ फेयर वैल्यू चेंज हो रहा है। द पेमेंट टू ओवरसीज सप्लायर इज डन ऑन 31 मार्च 12। 30 जनवरी को खरीदा है, पहला उसका ईयर एंड 31 मार्च 11, ठीक। दूसरा है 31 मार्च 12, यहाँ पे तुमको पेमेंट कर रहा है, तो दो बार सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, एक बार यहाँ एक बार यहाँ पे, ठीक है, ओके। द फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12। 31 मार्च 12 को फेयर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इस दिन 31 मार्च 11 को चेंज हो रहा है, ठीक। क्योंकि 31 मार्च 11 को 5,000 से 5,000 खरीदे थे, 5,500 हो गया फेयर वैल्यू चेंज, लेकिन 5,500
पर ही था 31 मार्च 12 को भी, तो फेयर वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, भले ही फेयर वैल्यू चेंज नहीं हुआ है लेकिन रीवैल्यूएशन तो हो रहा है। ये बोला क्या कि फेयर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन लोग ढूंढा तो ट्रू, ये लोग रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, कॉस्ट मॉडल पे नहीं है, रीवैल्यूएशन मॉडल पे है। और जैसे ही अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो भले वो रीवैल्यू नहीं हो रहा है, लेकिन रीवैल्यूएशन तो हो रहा है ना। रीवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, उसका रेट नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन वो रीवैल्यूएशन करने तो गया ही था। तो जैसे ही रिवैल्यूएशन करने गया था तो दो चीज़ याद रखना है। पहला, तुमको रीमेजर करना पड़ेगा, भले ही नॉन मॉनेटरी आइटम है तो रीमेजर नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा वो नहीं हो रहा है, सॉरी रीमेजर करना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज़ तुमको क्या बोले थे कि जो रिवैल्यूएशन गेन या लॉस होगा वो सिर्फ एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से नहीं जाएगा, फॉरेन फेयर वैल्यू चेंज की वजह से भी जाएगा। ट्रू, तो रीमेजर तुमको करना ही पड़ेगा। रीमेजर कौन से रेट पे करोगे? ऑन द जो भी रेट उस रिवैल्यूएशन डेट के दिन था उस पर रीमेजर कर दोगे। लेकिन जब तुम इस सेकंड पे आएगा कि जो भी रिवैल्यूएशन गेन लॉस आया है उसको तुमको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला कि एक्सचेंज रेट की वजह से कितना डिफरेंस आया है और फेयर वैल्यू चेंज की वजह से कितना डिफरेंस आया है। यहाँ फेयर वैल्यू चेंज कुछ हुआ ही नहीं, तो फेयर वैल्यू चेंज कुछ नहीं होगा। जो भी रिवैल्यूएशन गेन लॉस है वो एक्सचेंज रेट की वजह से आएगा, बस। ठीक है, तो तुम कंफ्यूज मत होना कि फेयर वैल्यू चेंज नहीं हुआ है तो भाई कॉस्ट मॉडल है, बस कुछ करने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक, ओके। प्रिपेयर जर्नल एंट्री 31 मार्च 11/12 का टैक्स और टैक्स रेट दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, टैक्स रेट इज 30%। अब टैक्स रेट दिया हुआ है तो याद करो, जब भी टैक्स रेट दिया जाता है मतलब डेफर टैक्स निकालना होता है। क्या करना होता है? डेफर टैक्स निकालना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे कि डेफर टैक्स जब दिया होता है तो क्या करते हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला इनिशियल ट्रांजैक्शन है। पहले हम क्वेश्चन क्या है, अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। तो अकाउंटिंग का क्वेश्चन है तो तुमको क्या करना होता है, दो चीज़। पहला चीज़ दिमाग में याद रखना क्या, कि मॉनेटरी का नॉन मॉनेटरी वो देखना है। देख लिए कि यहाँ पे मॉनेटरी मशीनरी है और ट्रेड पेबल्स, सॉरी मशीनरी नॉन मॉनेटरी और ट्रेड पेबल्स मॉनेटरी, देख लिए। पहला इनिशियल ट्रांजैक्शन प्रीवेलिंग रेट पे करेंगे, तो मशीनरी टू ट्रेड पेबल्स कर दो। इनिशियल ट्रांजैक्शन कितना पे है, 60 पे, तो 60 पे कर दो, 5000 × 60। अब सब्सिक्वेंट बात करो 31 मार्च 11। सब्सिक्वेंट जाओगे तो चेक करोगे कि मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी। तो यहाँ पे मशीन नॉन मॉनेटरी है, ट्रेड पेबल्स मॉनेटरी है। तो जो मॉनेटरी है पहले उसको क्लोजिंग रेट पे करो। क्लोजिंग रेट कितना है तुम्हारा, क्लोजिंग रेट है 65, तो 5000 × 65 कर दो। तो अब उसका होना चाहिए वैल्यू 65 × 5000, दैट इज तुम्हारा 32,500, सॉरी 3,25,000। तुम रिकॉर्ड किया था ट्रेड पेबल्स को 3 लाख पे, अब वो 3 लाख से हो रहा है 3,25,000 क्योंकि 60 से 65 पे जा रहा है। तो ट्रेड पेबल्स तुमको बढ़ाना होगा, कैसे बढ़ाओगे, 2 क्रेडिटर्स। तो ये जो एक्सचेंज डिफरेंस वो कहाँ जाएगा, P&L में। जनरली कहाँ जाता है, P&L में। तो P&L अकाउंट डेबिट 2 क्रेडिटर्स कर दिए हम लोग, 25,000 से बढ़ा दिए क्रेडिटर्स को। ठीक है, इजी। हम लोग भाई यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस को P&L में क्यों भेजे हैं भाई, जनरली P&L में ही भेजते हैं हम लोग। एक्सचेंज डिफरेंस को OCI में तब भेजेंगे जब रीवैल्यू हो रहा है। यहाँ पे क्रेडिटर्स थोड़ी रीवैल्यू हो रहा है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। ओके, तो हमारा मॉनेटरी आइटम को हम लोग कर दिए रीमेजर, लेकिन क्या हमारे नॉन मॉनेटरी को रीमेजर करना पड़ेगा? जनरली रीमेजर नहीं करते हैं, लेकिन अगर रीवैल्यूएशन हो रहा है तो रीमेजर करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में रीमेजर हो रहा है, रीवैल्यू हो रहा है। कैसे रीवैल्यू हो रहा है, $5,000 से $5,500 पे आ रहा है, तो तुमको तुम्हारा मशीनरी रीवैल्यू हो रहा है। ठीक है, तो तुमको रीमेजर करना पड़ेगा। तो भाई 5,000 से 5,500 पे आया, 5,000 × 60 किए थे, अभी 5,500 इंटू कितना कर रहे हो, 65। तो तुम्हारा जो डिफरेंस आया 57,500 का, पेज 278 पे 57,500 का जो डिफरेंस आया, जैसे 5,000 × 60 के थे 3 लाख पे रिकॉर्ड किए थे मशीन को, लेकिन रीवैल्यू कर रहे हो 5,500 × 65 पे, 3,57,000 पे। तो ये जो डिफरेंस आया है 57,500 का वैल्यू में, दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू चेंज, दिस इज ऑल्सो बिकॉज 60 से 65 एक्सचेंज रेट का भी डिफरेंस है। याद है तुमको, जब भी रिवैल्यूएशन होता है तो दो चीज़ देखना होता है। पहला कि तुमको रीमेजर करना पड़ेगा, भले ही नॉन मॉनेटरी आइटम है, और जो भी डिफरेंस आया है रिवैल्यूएशन का, उस सारा का सारा डिफरेंस तुम्हारा फेयर वैल्यू चेंज की वजह से नहीं है, एक्सचेंज रेट के डिफरेंस की वजह से भी है। तो दो कंपोनेंट, तो 57,500 में कुछ कंपोनेंट रिवैल्यूएशन चेंज की वजह से होगा और कुछ कंपोनेंट एक्सचेंज रेट के डिफरेंस की वजह से होगा। तो ईजिली तुम निकाल दो कि फेयर वैल्यू की वजह से कितना चेंज आ रहा है। फेयर वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है तुम्हारा, 5,000 से 5,500, तो 5,000 से 5,500 में 500, और कौन सा रेट से मल्टीप्लाई करोगे कि जब हमको देखना है कि फेयर वैल्यू चेंज होने की वजह से कितना चेंज हो रहा है, तो सिर्फ फेयर वैल्यू का डिफरेंस देखो 500 का। रेट वही ले लो कि रेट नहीं, हम मान रहे थे कि रेट नहीं चेंज हुआ, तभी तो पता कर पाएंगे कि फेयर वैल्यू से कितना चेंज हुआ। तो 5,000 × 60 जो पहले रेट था, तो आया तुम्हारा
30,000 रुपया, तो आउट ऑफ 57,500 30,000 इज बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू चेंज। तो बाकी का जो बैलेंस शीट फिगर है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट 27,500। परफेक्ट। तो अब एंट्री दे दो। अब जो तुम्हारा जो 30,000 का जो गेन हुआ है फेयर वैल्यू चेंज होने की वजह से, उसका एंट्री क्या होगा, मशीन बढ़ रहा है, गेन हो रहा है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू OCI हो गया 30,000 रुपया। और एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है 27,500, उसका क्या होगा, एक्सचेंज रेट का डिफरेंस की वजह से क्या होगा, फिर से मशीन गेन ही हो रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे भाई, एक्सचेंज डिफरेंस है उसको P&L में भेज दो। अरे गधे, क्या बोले थे कि जनरली एक्सचेंज डिफरेंस P&L में जाता है, लेकिन रीवैल्यूएशन को तो कहाँ जाएगा, OCI में। और एक और बात बोले थे कि रीवैल्यूएशन की वजह से जहाँ भी जाता है वहीं पे एक्सचेंज डिफरेंस जाता है। यहाँ रीवैल्यूएशन कहाँ जा रहा था, OCI में, तो ये कहाँ जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस, वो भी OCI में जाएगा। देखो OCI में गया। परफेक्ट। तो अकाउंटिंग का क्वेश्चन था, पहले हम लोग इनिशियल ट्रांजैक्शन किए प्रिवेलिंग रेट पे, और सब्सिक्वेंटली मेजर किए किस पे, मॉनेटरी आइटम को हम लोग मेजर करती है क्लोजिंग रेट पे, नॉन मॉनेटरी आइटम को रिवैल्यूएशन रेट पे करती है। ठीक, और वैसे क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, तो ये तो पहला ईयर एंड हुआ 31 मार्च 11। अब 31 मार्च 12 को भी करना है, तो 31 मार्च 12 पे जाओगे तो फिर से सब्सिक्वेंट देखना होगा, मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी। ट्रेड पे बस नॉन मॉनेटरी आइटम था तो उसको फिर से तुम रीमेजर करोगे, तो उसको रीमेजर करने पे तुम्हारा कुछ अमाउंट आएगा, और रीमेजर करोगे कितना, वो तुम्हारा 67। 31 मार्च जिस दिन खरीदे उस दिन एक्सचेंज रेट 60 था, 31 मार्च 11 को 65 हो गया, और जब पे कर रहे हो तो 67 हो गया, फिर से 2 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का लायबिलिटी बढ़ रहा है तुम्हारा, और ये एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ जाएगा, P&L में, क्योंकि रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। तो तुम ऐसे रीमेजर कर दिए और उसके बाद पेमेंट कर दोगे, तो एक एंट्री दे सकते हो रीमेजर का, एक एंट्री दे सकते हो पेमेंट का, उसको कंबाइन भी दे सकते हो। ठीक है, तो वही सर कंबाइन एंट्री दिए हैं। परफेक्ट। हमारे एक नॉन मॉनेटरी आइटम है, उसको हम लोग जनरली रीमेजर नहीं करते, लेकिन यहाँ रिवैल्यूएशन हो रहा है तो हम लोग रीमेजर करेंगे, तो बस उसको रीमेजर कर दिया। परफेक्ट। लेकिन हम लोग रीमेजर किए तो पता चला कि 11,000 का गेन हो रहा है, तो 11,000 का गेन हो रहा है तो हमको चेक करना होता है। रिवैल्यूएशन में 2 चीज़ चेक करना होता है, पहला रिवैल्यूएशन हुआ तो जैसे रिवैल्यूएशन देखें हम लोग उसको रीमेजर करेंगे, भले नॉन मॉनेटरी है, और दूसरा जो भी रिवैल्यूएशन गेन लॉस आया है वो जस्ट बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू चेंज नहीं हुआ, एक्सचेंज रेट की वजह से भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ फेयर वैल्यू चेंज कुछ हुआ ही नहीं 31 मार्च 12 को, तो सारा अमाउंट एक्सचेंज डिफरेंस का है, तो एक्सचेंज डिफरेंस में गया। ठीक है, बस तुम्हारा क्वेश्चन बन गया, जो भी तुम सीखे थे वो तुम बना चुके हो, इजीली क्वेश्चन तुम्हारा खत्म। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। लेकिन एक बात बोला हुआ था, टैक्स रेट इज 30%। क्या बोला हुआ था, बोला हुआ था टैक्स रेट इज 30%, और जहाँ टैक्स रेट दिया होता है वहाँ तुमको क्या करना होता है, डेफर टैक्स निकालना होता है। ट्रू भाई, डेफर टैक्स कब निकालते हैं, कब निकलता है डेफर टैक्स? डेफर टैक्स तब निकलता है जब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। हमको सबको पता होता है कि रीवैल्यूएशन जो भी कर रहे हैं हम लोग मशीन को रीमेजर कर रहे हैं, या फिर रीमेजर मॉनेटरी आइटम को रीमेजर कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, समथिंग, या फिर रीवैल्यू कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन सिर्फ अकाउंट्स में होता है, कभी भी टैक्स में रीवैल्यूएशन नहीं होता है कि फेयर वैल्यू कुछ चेंज हो गया तो तुम रीवैल्यू कर दोगे, वो टैक्स में नहीं होता है। तो भाई जहाँ पे भी रीवैल्यूएशन होगा वहाँ पे श्योर है कि डेफर टैक्स बनेगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाएगा और टैक्स बेस सेम रहेगा। तो जैसे ही रिवैल्यूएशन हुआ तो तुमको पता है कि डेफर टैक्स आएगा, और अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया मतलब श्योर तुमको डेफर टैक्स निकालना है। ठीक है, तो बस निकाल दो उसको ईजिली। ठीक है, तो डेफर टैक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, हमारे क्वेश्चन में डेफर टैक्स कैसे निकालने के लिए पहले समझो कि डेफर टैक्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि रीवैल्यूएशन हो रहा है। रीवैल्यूएशन होगा तो टैक्स बेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, अकाउंट्स में डिफरेंस होगा। अकाउंट्स चेंज हुआ, टैक्स बेस सेम रहा तो डिफरेंस आएगा डेफर टैक्स। तो डेफर टैक्स कब निकल रहा है, ड्यू टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन किसका हो रहा है, मशीन का, तो मशीन का डेफर टैक्स निकालो। 31 मार्च 2 बार तुमको डेफर टैक्स निकालना होगा, क्योंकि 2 बार रिवैल्यू हो रहा है। 31 मार्च 11 को 357 था उसका रिवैल्यूएशन, लेकिन टैक्स बेस 3 लाख ही होगा, तो उसके ऊपर डेफर टैक्स निकाल दो और आंसर निकाल दो। 31 मार्च 12 को उसका कैरिंग अमाउंट कितना है, 3,68,500। कितना है भाई डेफर क्या उसको कहते हैं, मशीन का वैल्यू 3,68,500। ट्रू, क्योंकि पहले था 357,500 प्लस उसमें किए हम लोग 11,000, तो हो गया 368 का, लेकिन टैक्स बेस आज भी उसका 3 लाख का है, हम लोग डेप्रिसिएशन इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे करके तुम डेफर टैक्स निकाल दोगे, और तुमको पता ही है डेफर टैक्स कैसे निकालते हैं। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को चेक करोगे, हमको कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस पे लाना होता है, यहाँ कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, टैक्स बेस पे लाना होगा। ट्रू, तो हमको क्या करना होगा,
नीचे करना होगा कैरिंग अमाउंट को, और ये आइटम क्या है, एसेट है। एसेट को कम करने के लिए डीटीएल बनाना होगा, तो डीटीएल बना देंगे। डीटीएल बनाने का जर्नल एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू डीटीएल, ट्रू, तो ऐसे जर्नल एंट्री दे देंगे। इजी इजी दे दिए डीटीएल, डेफर टैक्स का तुम एंट्री दे दिया। लेकिन एक बात तुमको, एक और चीज़ तुमको सीखना है क्या, कि मेरे भाई जैसे ही डेफर टैक्स आया है तो तुमको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जैसे कि डेफर टैक्स एसेट है तो तुम करोगे डीटीए टू P&L, या लाइबिलिटी है तो P&L टू डीटीएल। लेकिन यहाँ पे तुम P&L यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों? यहाँ P&L क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? इसका वही लॉजिक है जो एक्सचेंज डिफरेंस में था। एक्सचेंज डिफरेंस जनरली P&L में जाता है, लेकिन अगर रीवैल्यूएशन होता कहाँ जाएगा, OCI में। वैसे ही DTA का जनरली जाता था P&L में, लेकिन जैसे ही रीवैल्यूएशन होगा तो उसका P&L में जाके जाएगा कहाँ, OCI में। ओके, परफेक्ट। तो इट ऑल डिपेंड्स। अगर रीवैल्यूएशन हुआ है तो पहले नॉन मॉनेटरी को तुम कर दो रीमेजर, रीवैल्यूएशन हुआ है तो एक्सचेंज डिफरेंस होगा तुम्हारा OCI में, ना कि P&L में। और अगर रीवैल्यूएशन हो तो डेफर टैक्स कहाँ जाएगा, OCI में, ना कि P&L में। नॉन मॉनेटरी जनरली जाता था, नॉन मॉनेटरी जनरली रीमेजर नहीं होता था, लेकिन रीवैल्यूएशन हुआ तो रीमेजर हुआ। P&L जनरली एक्सचेंज डिफरेंस P&L में जाता था, रीवैल्यूएशन हुआ OCI में गया। DTA डिटेल जनरली P&L में जाता था, रीवैल्यूएशन हुआ गया तुम्हारा OCI में। ठीक है, तो वो तुमको इसमें याद रखना है, बस उसका डेफर टैक्स है तुम एंट्री दे देना। ठीक है, परफेक्ट। आगे एक छोटा सा टॉपिक है, याद होगा तुमको, इन्वेंट्री इंडेक्स 2। शायद हम लोग इंडेक्स 2 इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और NRV विच एवर लोअर। तो एक एग्जांपल देते हैं कि एक बात बताओ, अगर हम इन्वेंट्री खरीदे हैं, मशीन खरीदे हैं, मशीन बोल रहे हैं हम, स्टॉक खरीदे हैं, क्या उसको कहते हैं, $100 का स्टॉक। $100 का स्टॉक जब खरीदे तो 80 रुपये पे खरीदे, तो कॉस्ट हम दिखाए 8,000 रुपये। ठीक है, लेकिन ईयर एंड पे उसका करेंसी रेट चेंज होकर हो रहा है 90 रुपया, तो अब हमारा उस इन्वेंट्री का दाम हो गया कितना, 9,000 रुपया। कॉस्ट है तुम्हारा 8,000 रुपया, लेकिन ईयर एंड जो उसका NRV बोल रहा है वो बोल रहा है 9,000 रुपया। तो हम लोग किस पे दिखाएंगे, कॉस्ट और NRV विच एवर लोअर। परफेक्ट, अच्छा से समझाते हैं। हम खरीदे थे $100 में 80 रुपया पे, तो कॉस्ट था 80 रुपया के हिसाब से। ठीक, ईयर एंड पे क्या हुआ कि 80 रुपया से चेंज हो गया $90 रुपया पे आ गया करेंसी, तो NRV कितना हो गया, 100 × 90, और कॉस्ट कितना था, 100 × 80। विच एवर लोअर जो होगा वो देखना, वही तुम्हारा उसका, उस पर तुम वैल्यू करोगे अपने इन्वेंट्री को। तुम दिमाग में सोच रहा हो भाई NRV ज़्यादा हो गया है, ये तो गलत बात है, NRV तो 80 रुपया होना चाहिए था। उतना दिमाग नहीं लगाना है तुमको, एक्सचेंज रेट का कुछ नहीं, जहाँ जो रेट NRV के दिन का है, जिस दिन तुम NRV निकाल रहे हो उस दिन जो रेट है तुमको वो कंसिडर करना है NRV के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। जो कॉस्ट था उस दिन का रेट ले लेना, NRV का रेट, NRV वैल्यू करने के लिए उस दिन का जो रेट है वो ले लेना, विच एवर लोअर जो होगा वो दे देना। ठीक है, परफेक्ट। तो पहला टॉपिक, जो पहला डिवीजन था इस चैप्टर का कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का, वो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया है कितना इजीली अकाउंटिंग करना है। तो एक चीज़ मॉनेटरी की नॉन मॉनेटरी ये देख लो, इनिशियली प्रिवेलिंग रेट पे कर दो, सब्सिक्वेंटली उसको मॉनेटरी है तो कंपल्सरी रीमेजर करो, नॉन मॉनेटरी तो मत करो रीमेजर, लेकिन रीवैल्यूएशन हुआ है तो रीमेजर कर दो। और एक्सचेंज डिफरेंस तुमको पता है कि जनरली P&L में जाएगा, लेकिन अगर रीवैल्यूएशन तो OCI में जाएगा। डेफर टैक्स जनरली P&L में जाएगा, लेकिन अगर रीवैल्यूएशन हुआ तो OCI में जाएगा। बस इजी, वेरी इजी, कुछ खास नहीं। ठीक, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक था, प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन हम लोग कब कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं। कब हम लोग फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का प्रेजेंटेशन दिखाना होगा ठीक से। एग्जांपल, हम इंडिया में हैं और मेरा सब्सिडरी अमेरिका में, अमेरिका का करेंसी डॉलर्स में, $2 में बना रही होगी, लेकिन जब वो डेटा हमको भेजेगी तो किस में भेजेगी, रुपीज़ में भेजेगी। तो उसको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होगा रुपीज़ में। तो प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, अभी हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे थे कि जो होल्डिंग कंपनी है जो हम अपने में कर रहे थे, हम अपने बुक्स में कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि हम सब्सिडरी खुद हैं, मेरा होल्डिंग कंपनी अमेरिका में है, हम अपना में अकाउंटिंग कर रहे थे पूरा रुपीज़ में, सब कुछ रुपीज़ में चल रहा है। अभी अकाउंटिंग पूरा सीख गए कि मॉनेटरी नॉनेटरी कर रहे थे, लेकिन अब हमको प्रेजेंट करना है डॉलर्स में। तब हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई। कैसे करने से पहले समझो कि क्या करेंगे।
क्या करेंगे भाई, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, हम रुपीज़ में प्रेजेंट कर रहे हैं तो डॉलर्स में प्रेजेंट करना होगा, तो हमको कन्वर्ट करना होगा। क्या कन्वर्ट करना होगा, जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम है उसको कन्वर्ट करना होगा रुपीज़ से डॉलर में। फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है, बैलेंस शीट और तुम्हारा P&L। तो बैलेंस शीट का जो जो आइटम है उसको कन्वर्ट कर दो जो भी प्रेजेंटेशन करेंसी है उसमें, और वैसे P&L का। बैलेंस शीट का क्या क्या आइटम होता है, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रुपीज़ से डॉलर्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, कौन सा रेट पे, बहुत सारा एक्सचेंज रेट दिया होता है, Day 1, मिडिल ऑफ द ईयर, ईयर एंड। तो किस पे हम कन्वर्ट करें, देखो एसेट या लायबिलिटी हो तो उसको क्लोजिंग रेट पे तुम कन्वर्ट करो। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है तो उसको कन्वर्ट करने का तुमको जरूरत ही नहीं है, वो तुम्हारा बुक में ही, क्वेश्चन में ही गिवन होगा। अदरवाइज अगर गिवन नहीं है तो जो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगा उस पर कन्वर्ट कर देना। एसेट और लायबिलिटी को कन्वर्ट करना है तुमको क्लोजिंग रेट पे। इक्विटी शेयर कैपिटल तुमको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं होगा, गिवन होगा। अदरवाइज हिस्टोरिकल कॉस्ट जो दिया होगा उस पर निकाल देना है तुमको, ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता, उसमें अदर इक्विटी भी होता है। तो अदर इक्विटी में तुम अदर इक्विटी को किस पे कन्वर्ट करोगे, दैट इज SPR एंड ऑल, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, उसको बाइफर्केट करना होगा। अदर इक्विटी का जो ओपनिंग बैलेंस है, Day 1 बैलेंस है, उसको तुम कन्वर्ट करोगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, या फिर वो गिवन होगा। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जो भी अदर इक्विटी में आया है, प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है, उसको तुमको कन्वर्ट करना होगा क्लोजिंग रेट पे, सॉरी एवरेज रेट पे। क्या बोल रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल या अदर इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस, ये दोनों गिवन होगा या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कन्वर्ट करोगे। लेकिन अदर इक्विटी का अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ आ रहा है उसको कन्वर्ट करोगे एवरेज रेट पे, ठीक है। P&L का जो भी आइटम होगा, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, कोई भी चीज़ होगा, परचेज, वो सब किस पे कन्वर्ट होगा, एवरेज रेट पे, ठीक। एसेट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट, P&L आइटम या अदर इक्विटी का ड्यूरिंग द ईयर एवरेज रेट, इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर अदर इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस गिवन या हिस्टोरिकल कॉस्ट। इजी, वेरी इजी, ठीक है। तो इस पे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एक और चीज़ हम बोलना चाहते हैं जो याद रखना, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी तभी दिमाग में आना चाहिए जब अकाउंटिंग कर रहे हैं। जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तब मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी देखना है। जब प्रेजेंटेशन करना है तब हमको नहीं देखना कि मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी, तब हमको क्लोजिंग रेट और ये एवरेज रेट देखना है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, परफेक्ट। एक बात बता, अगर एक बैलेंस शीट का आइटम है उसमें एसेट लायबिलिटी को तुम क्लोजिंग रेट पे दिखा रहे हो, 100 रुपया एसेट, 200 रुपया लायबिलिटी, और इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया, तो 100 और 200 को तुम मल्टीप्लाई करो सेम रेट से, तो 100 × 10 1000, 200 × 10 2000, तो दोनों का रेशियो सेम ही बैठेगा। लेकिन जब इक्विटी शेयर कैपिटल को तुम मल्टीप्लाई करो एवरेज रेट पे तो वो कुछ और वैल्यू आ जाएगा। 100 × 10 के तो 1000 और 200 × 10 के तो 2000, ठीक है, ओके। जनरली इक्विटी शेयर कैपिटल पहले उल्टा बोल दिए, सॉरी, एसेट था 2000, एसेट 200 × 10 2000, लायबिलिटी 100 × 10 1000। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल था तुम्हारा क्या उसको कहते हैं 100, तो ESC 100 था, लायबिलिटी 100 था, 100 100 200 और एसेट 200, तो मैच हो रहा था, ठीक। अभी क्या किया, एसेट को तुम किए 100 × 200 × 10 तो 2000, और लायबिलिटी को किए 100 × 10 1000। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर रहे हो तुम, 100 × 5 रुपया, तो 500 ही किया, तो 1000 प्लस 500, लायबिलिटी प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ 1500 हो रहा है, और एसेट 2000 हो रहा है, तो डिफरेंस आ जाएगा। क्यों आया डिफरेंस, क्योंकि एक ही आइटम, दो अलग अलग तुम बैलेंस शीट के ही आइटम्स को अलग अलग रेट पे तुम दिखा रहे हो, तो डिफरेंस आएगा। तब क्या करेंगे भाई, तब तो लायबिलिटी साइड 1500 तुम्हारा कम, 500 रुपये कम पड़ गया, अब क्या करें, उसका लॉजिक जैसे तुमको नॉर्मल सा चीज़ है, जैसे ही तुम अलग अलग रेट पे तुम वैल्यू क्लासीफाई करोगे वैसे डिफरेंस आएगा। तो जो भी डिफरेंस आएगा उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनेगा, उसको कहते हैं FCTR अकाउंट। क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं FCTR अकाउंट। मतलब क्या है उसका फुल फॉर्म, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। क्या होता है ये, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। ये रिजर्व है तो कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा तुम्हारा अदर इक्विटी में, ठीक है। ये भाई तो अगर रिजर्व है तो हर वक्त इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि एसेट का वैल्यू कम पड़ जाए, तो क्या करेंगे, बताने में मत लगाओ। जब भी तुम बैलेंस शीट बनाओगे प्रेजेंटेशन करने के लिए, तुमको पता है FCTR आएगा, श्योर, वेरी श्योर, क्योंकि डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि रेट डिफरेंस है। जैसे FCTR आएगा तो तुमको कहाँ उसको भेजना है, अदर इक्विटी में। अदर इक्विटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो एक बात बताओ, जरूरी है कि सारा हर वक्त जब भी FCTR आएगा वो लायबिलिटी साइड ही आएगा, या फिर उसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो अदर इक्विटी में प्लस में दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो एसेट साइड दिखे, तो FCTR का अमाउंट डेबिट हो सकता है, तो उसको अदर इक्विटी में जाके ऐड तो नहीं कर सकते, माइनस करना पड़ेगा।
अब क्या करें, कैसे याद रखेंगे कि भाई उसको ऐड करें कि लेस करें, नॉर्मल से चीज़ है। अगर एसेट ज़्यादा है तुम्हारा लाइबिलिटी से, डेट इज अभी अपने एग्जांपल में एसेट 2000 था, लाइबिलिटी 1500 था, मतलब एसेट ज़्यादा है, इसका मतलब वो तुमको प्रॉफिट हो रहा है, एक्सचेंज गेन हो रहा है। एक्सचेंज गेन हो रहा है मतलब FCTR क्रेडिट होगा, वो तुम्हारा इनकम हो गया, तो अदर इक्विटी में क्रेडिट कर देना, उसको ऐड कर देना, वेरी गुड। लेकिन अगर एसेट कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, मतलब एक्सचेंज लॉस है, एक्सचेंज लॉस है मतलब FCTR तुम्हारा डेबिट बैलेंस रखेगा, क्या रखेगा, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस अगर अदर इक्विटी में जाएगा तो अदर इक्विटी को कम करेगा। नॉर्मल सा दिमाग लगाना, एसेट ज़्यादा है तो अदर इक्विटी को बढ़ा देना FCTR से, अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है तो अदर इक्विटी को कम कर देना FCTR से, ईजी, वेरी ईजी, ठीक है। तो FCTR सीधा अदर इक्विटी में जाके नहीं दिखेगा, अदर FCTR तुम्हारा FCTR सीधा अदर इक्विटी में जाके दिखता है, ठीक है, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन आगे होता है, अलग OCI में जाएगा। अभी याद रखो सिर्फ इतना याद रखना कि FCTR हर वक्त जहाँ जाता है अदर इक्विटी में, ठीक है, परफेक्ट। क्यों जाता है, क्योंकि डिफरेंस आएगा ही आएगा, परफेक्ट। अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन पढ़ने वाले, इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है, वो किसके ऊपर है देखते हैं, पेज नंबर 12.7। इन्फोटेक ग्लोबल, उसका फंक्शनल करेंसी US डॉलर है, फंक्शनल करेंसी कितना है, डॉलर। नीड टू ट्रांसलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ करेंसी इन्फोटेक इन L डॉलर्स। उसका फंक्शनल करेंसी है US डॉलर, लेकिन उसको प्रेजेंट करना है L डॉलर्स में। ए भाई, तो फंक्शनल करेंसी कुछ और है, प्रेजेंट कुछ और में करना है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक। और ये ट्रांजैक्शन नहीं है, तुमको क्या करना है, प्रेजेंट, अकाउंटिंग नहीं करना। अकाउंटिंग करना होता तो मॉनेटरी सब देखता, नहीं देखना है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे क्लोजिंग और वो सब देखना है, जो आइटम वो सब देख लो और तुम कर दो, बस वैसे तुम इसमें कर देना प्रेजेंटेशन, ये तुमको आता है, तुम कर सकते हो इजीली, कर देना। एक चीज़ तुमको इसमें कन्फ्यूज करेगा, क्या, जनरली हम लोग क्या देखते हैं, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, दैट इज ₹80 पर डॉलर, ठीक है। तो हो कहता था कि $10 में किया है, तो हम लोग $10 का वैल्यू कैसे निकालते थे, 10 × 80, क्योंकि $10 × 80 रुपीज़ पर डॉलर, $1 का दाम 80 रुपया, तो $10 का 800 रुपया, ऐसे कर देते। लेकिन अगर ऐसा तुमको बोले कि ₹1 इज इक्वल टू, हाँ, ऐसा अगर तुमको बोले कि ₹1 इज इक्वल टू, एक मिनट, तुमको क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि $1 इज इक्वल टू US डॉलर 1.22, दैट इज $1 इज इक्वल टू US डॉलर 1.22। जनरली क्या देता था, 1 USD इज इक्वल टू सम, जैसे कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ पर डॉलर। यहाँ पे क्या बोल रहा है तुमको, यहाँ बोल रहा है तुमको समथिंग उल्टा बोल रहा है भाई, अभी हम शायद नहीं बता पा रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझना। तो क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना होता है, ठीक है। और इसमें तुमको FCTR तुमको निकालना होगा बैलेंस शीट में, FCTR निकाल दोगे, तुमको पता है इसलिए निकाल जाओगे। इसमें एसेट तुम्हारा क्या होगा कहते हैं, एसेट इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू तुम्हारा लाइबिलिटी, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो FCTR ऐड होगा अदर इक्विटी में। लेकिन एक और बात बोला है क्वेश्चन में कि तुमको रिकन्सिलेशन दिखाना है, तुमको इसका क्या उसको कहते हैं, FCTR का। तो FCTR का रिकन्सिलेशन क्या होता है भाई, तुमको ये दिखाना है कि ये जो तुम्हारा FCTR है 24,376 वो कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, चेक करो क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि रेट चेंज है। तो जो चीज़ का रेट चेंज है, अपने क्वेश्चन में क्या क्या रेट चेंज है, किसका, ESC का और तुम्हारा इसका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी तुम्हारा एक सेम रेट पे है, सिर्फ वो चेंज है, इससे डिफरेंस आ रहा है। तो वैसे करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। अगर देखो वही बोल रहा था क्या क्वेश्चन में, जनरली क्या होता है, ₹80 पर डॉलर दिया होगा, ठीक है, जनरली एक्सचेंज रेट ₹80 पर डॉलर। लेकिन अगर तुमको बोले $10 पर रुपीस, ₹80 पर डॉलर ना होके बोलेगा $10 पर रुपीस, तब तुम कैसे करोगे, तो जनरली तुम मल्टीप्लाई करोगे, ₹80 पर डॉलर दिया हुआ था, $10 इंटू ₹80 पर डॉलर, दैट इज 10 इंटू 80। लेकिन जब बोले हुआ है कि $10 पर रुपी, तो तुमको डिवाइड करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो तुम देख लेना, ठीक है, बस परफेक्ट।